हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये आपका चैप्टर 4 है, पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 12 से। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व एक्सरसाइजेस की। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो था उसमें हमने डिटेल में जितने आंसर्स थे उनको किया था। अब जितनी भी बची हुई एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स। डेवलपमेंट यानी विकास। तो डेवलपमेंट जो है एक ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? चेंजेबल प्रोसेस, जिसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस और प्रोग्रेस अलग अलग पहलू में, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या सोसाइटी, वो शामिल है। इसकी जो सीमा है वो खाली आर्थिक प्रगति ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको, अगर आपकी आर्थिक तौर पे प्रगति होती है तो साथ ही साथ आपको बेनिफिट मिलेगा, बेटरमेंट मिलेगा एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड ओवरऑल आपकी वेल बीइंग पे डेवलपमेंट के बाद असर आता है। यानी अगर आपकी कंट्री में तरक्की होगी, आपके यहाँ ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक फाइनेंशियली बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इंसान जो उस कंट्री के हैं या जो सिटीजन है, सबको जो है उससे बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही क्रूशियल फेसेट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या क्या शामिल होता है? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और बढ़ाना। कैसे बढ़ सकता है? अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, एम्प्लॉयमेंट के मौके ज्यादा जनरेट किए जाएं और इनकम लेवल्स बढ़ा दिए। जो सही मायने में डेवलप है या डेवलपमेंट होता है वो किस किस पॉइंट को कवर करता है? सोशल भी और एनवायरमेंटल डायमेंशन जो है उनको भी वो इसमें उस पर ध्यान देता है। तो सोशल डेवलपमेंट फोकस मेनली किस पे करता है? कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट पे, उनको एजुकेशन देकर, उनकी पहुंच बनाकर, हेल्थ केयर और जो बेसिक जरूरतें हैं उनके से क्या होता है? आप क्या कर रहे हैं? उनको अपने उसमें शामिल कर रहे हैं और जो असमानता है उसको कम कर रहे हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में बात करें तो जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन, ये इंडिविजुअल को अगर मिल जाए, जिसमें उसकी स्किल्स भी शामिल हो, उसकी नॉलेज भी हो ऐसी जिससे वो एक सही मायने में समाज को योगदान दे पाए। इसी तरीके से अगर एडवांसमेंट हेल्थ केयर में होगा तो एक अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन होगी हमारी कंट्री की, और उससे जो है जो लोगों की एक लंबे समय तक जीने की एज होती है वो बढ़ेगी, ओवरऑल उसका जो है विकास होगा। ये है आपका अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी सिस्टम, ये सब बहुत जरूरी है नेशनल की प्रोग्रेस के लिए। अगर सही मायने में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है हमारी कंट्री को मिले तो उससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कम्युनिटीज आपस में कनेक्ट होंगी और नयापन आएगा। साथ ही साथ एक सस्टेन्ड, कंटिन्यूड चलने वाली जो ग्रोथ है उसकी नींव रखी जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मतलब क्या हुआ? आज का जो जरूरत है उसको तो पूरा करे ही करे, पर जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाली हैं उनको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो लगातार चलता रहे और लंबे समय तक। बैलेंस करना इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ, ये बहुत जरूरी है एक हार्मोनियस और रिसाइलेंट प्लैनेट के लिए। तब अगर आप चाहते हैं आपके आर्थिक तरक्की हो, आपका एनवायरनमेंट जो है वो भी संरक्षित रहे, तो ऐसे में आपको अपने लिए ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो सस्टेनेबल। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक मल्टीफेसेटेड जर्नी है जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल डायमेंशंस शामिल हैं। अगर होलिस्टिक अप्रोच करें तो उसमें क्या शामिल होता है? वो प्रायोरिटी किसको देता है? इंक्लूसिविटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सस्टेनेबिलिटी। ये सब बहुत जरूरी है एक प्रॉस्पेरस और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए। संपन्न दुनिया अगर चाहते हैं आप
तो उसके लिए फलने फूलने वाली, उसके लिए आपको एक अप्रोच उसकी तरफ बहुत पॉजिटिव रखनी है। सोसाइटीज जो इवॉल्व हुई वो क्या क्रिएट करती है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, जो कि या कर जैसे कहते हैं जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट क्रिएट किया जो कि बेटर क्वालिटी फॉर लाइफ या ऑल जो भी हमारी सब लोग हैं उनकी जो जिंदगी है उसके लिए कहीं ना कहीं एक पैरामाउंट बना। नेक्स्ट आता है नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसी प्रीमियर पॉलिसी है, थिंक टैंक है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को और इसका जो मुख्य एम था वो ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, इनोवेशन को और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्लानिंग को क्रिएट करना। नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए और पॉलिसी बनाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट लेवल्स पे। इससे क्या, इसमें जो क्या होता है, कोलैबोरेशन होती है गवर्नमेंट के बीच में, एकेडमिया के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में, ताकि जो भी की चैलेंजेस है उनको फेस किया जा सके और उनको एड्रेस किया जा सके और जो कंट्री है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जा सके। एक जो सबसे बड़ा नीति आयोग का की फंक्शन है वो ये है कि गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देना कई सारे बड़े बड़े मुद्दों पे, बहुत अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज से लेके सोशल सेक्टर के इनिशिएटिव तक हो, सब पे उनको एक अपनी सही और टेक्निकल एडवाइस देना। इससे क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच वो प्रमोट होती है, मतलब सारी पावर एक ही की तरफ केंद्रित नहीं है, बटी हुई है। एनकरेज करता है स्टेट्स को कि वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और उसको लागू करने में। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये फोकस करता है कैसे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट किया जाए अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से। ये सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है अटल इनोवेशन मिशन को, जिसका मेन एम क्या है, एक कल्चर तैयार करना इनोवेशन और साइंटिफिक रिसर्च का यूथ के बीच में। के अलावा नीति आयोग काम कर रहा है आइडेंटिफाई करने में, प्रमोट करने में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि जो रिसोर्स का हमारा यूटिलाइजेशन है उसको सही तरीके से किया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। नीति आयोग का जो 3 टियर स्ट्रक्चर है जिसमें आपके गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल और स्पेशलाइज कमिटीज आती हैं, ये इंश्योर करती है कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच पॉलिसी प्लानिंग के। इसके अलग अलग प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव से नीति आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा को शेप करने में, पॉलिसीज अलाइन करने में, जो भी आज की जरूरतें हैं, जैसे जैसे ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो रहा है जल्दी से जल्दी, उसके अकॉर्डिंग नीड्स को कैसे हमें अपनी पॉलिसीज प्लान करनी है। कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है रिफॉर्म्स को चेंज करने में। इंडिया की जो जर्नी है एक नॉलेज बेस्ड और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनने की, उसमें ये आगे बढ़ाने में उसको मदद करता है। थर्ड शॉर्ट नोट है प्रोग्राम्स फॉर विमेन वेलफेयर। जो प्रोग्राम है विमेन्स वेलफेयर के उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं। इसका मेन पर्पस है प्रमोट करना ओवरऑल वेलबीइंग, एम्पावरमेंट और इक्वालिटी वुमेन। ये प्रोग्राम्स एड्रेस करते हैं कई सारे फेसेट्स ह्यूमन लाइफ के या विमेन लाइफ के, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लीगल राइट्स और सोशल अवेयरनेस। जो की कंपोनेंट्स हैं ऐसे इनिशिएटिव्स की, उसमें आती है कि आपको एक्सेस हो, पहुंच हो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर सर्विसेज और लीगल सपोर्ट। इसके अलावा प्रोग्राम फोकस करते हैं आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए ट्रेनिंग के माध्यम से, फाइनेंशियल असिस्टेंस और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज देकर। सोशल अवेयरनेस कैंपेन चैलेंज जो है, जैसे स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं उसको ये काफी हद तक कैंपेन्स जो होते हैं वो चैलेंज करते हैं और क्रिएट करते हैं एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इन मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वुमेन वेलफेयर के, वो बहुत ज्यादा योगदान देते हैं सोसाइटी को बनाने में, जो इंश्योर करे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट मिले वुमेन को, चाहे उनकी वो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें। फिर आता है नेक्स्ट विमेन एम्पावरमेंट। अब विमेन एम्पावरमेंट अगेन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जिसका मेन एम है इनहैंस करना स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी विमेन की सोसाइटी के अंदर। इसमें
क्या इन्वॉल्व होता है? क्रिएट करना एनवायरनमेंट जहां विमेन फ्रीली और कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को वो परस्यू कर पाए, अचीव कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ऐसे अपनी जो राइट्स हैं मेन को लेकर उनकी, उसको वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए। की एलिमेंट्स जो वुमेन एम्पावरमेंट के, उसमें आता है पहला एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन गर्ल्स और वुमेन को मिले जिससे वो अपनी नॉलेज हासिल कर सके, स्किल्स हासिल करें जिससे वो कई फील्ड्स में अपने आप को एम्पावर कर पाए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज ऐसी देना वुमेन को कि वो पार्टिसिपेट कर पाए वर्कफोर्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और उससे उनको फाइनेंशियली एक तरह से फ्रीडम मिलेगा और वो जो है अपने आप को सस्टेन कर पाए। हेल्थ केयर, विमेन की एक्सेस हो हेल्थ केयर सर्विसेज में, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज को भी उनको एक तरह से इंश्योर करना है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए। लीगल राइट्स, जो एडवोकेट करना, यानी एक तरह से आप उसकी पक्ष ले रहे हैं, एनफोर्स करना लीगल फ्रेमवर्क को जो ह्यूमन वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे मुद्दे जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बेस्ड क्राइम शामिल। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में वुमेन ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, लीडरशिप रोल्स में, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, ताकि उनकी भी जो आवाज है वो पॉलिसीज और गवर्नेंस को बनाने में या शेप देने में सुनी जा सके। सोशल अवेयरनेस, वो अवेयरनेस प्रमोट करना, चैलेंज करना जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, जिसके कारण जेंडर इनइक्वालिटी होती है, और एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना जो कि रिस्पेक्ट और इक्वालिटी का है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में है कि डिजिटल जेंडर गैप जो है उसको कम करना, इंश्योर करना कि विमेन भी जो है वो टेक्नोलॉजी हासिल कर पाए, उसमें एक्सपर्ट हो पाए और अपने जो मौके हैं डिजिटल एज में उसको बढ़ा पाए। कम्युनिटी सपोर्ट, ऐसी सपोर्टिव कम्युनिटीज को क्रिएट करना जो रिकॉग्नाइज भी करें, सेलिब्रेट भी करें अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन विमेन के, नेटवर्क क्रिएट करें मेंटरशिप और कोलैबोरेशन के लिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऐसा सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो प्रोटेक्ट करे वुमेन को वायलेंस, हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट स्फीयर्स में। इंटरसेक्शनलिटी, जो डाइवर्सिटी है विमेन्स के बीच में उसको पहचानना, यूनिक चैलेंजेस जो इंडिविजुअल फेस करते हैं जैसे रेस, एथनिक, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और भी बहुत को उनको एड्रेस करना। तो जो विमेन एम्पावरमेंट है वो खाली मॉरल तौर पे इम्परेटिव नहीं है बल्कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये कंट्रीब्यूट करता है एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को बनाने में जहां विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है और लीड ले सकती है अपनी खुद की किस्मत को शेप देने के। फिर आता है आपका प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो प्रोविजंस हैं डेवलपमेंट के लिए एससी और एसटीज के कई कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो बेसिकली एड्रेस किसको करते हैं? जो हिस्टोरिकल तौर पे उनके साथ अन्याय हुए, यानी ऐतिहासिक उसमें भी उनका अगर देखा जाए तो इतिहास में भी काफी अन्याय हुआ उनके साथ, सामाजिक तौर पे उनके साथ जो एक भिन्नता है, पक्षपात है, और साथ ही साथ इंश्योर करना कि ओवरऑल उनका भी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो इंडिया में हो रहे हैं। पहले एससीज के लिए देख लेते हैं। एजुकेशन में रिजर्वेशन पॉलिसीज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है उससे एससीज को बेनिफिट क्या होता है कि उनको भी पहुंच हो पाती है क्वालिटी एजुकेशन की। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें शामिल है रिजर्व सीट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। सीधे रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाए तो उसके में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक्शन जो है वो देखने को मिलता है। जैसे रिजर्व कोटा एससी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में, उससे क्या उनका भी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग सेक्टर्स में हो पाता है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ये डिजाइन किया गया है एलोकेट करने के लिए एक प्रोपोर्शन प्लान का, जो प्लान आउटले है उसका एक प्रोपोर्शन जो है एलोकेट किया जाए एससी सब प्लान के लिए, ताकि एससीज जो हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, ये भी एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी है जिसका मेन काम है चैनलाइज करना फंड्स को ताकि डेवलपमेंट हो सके एससीज का, इंश्योर करें कि उनको फाइनल एलोकेशंस जो हैं वो उनकी पॉपुलेशन के लिए ही यूज हो। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती है
प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज के लिए, जो खास तौर पे एससीज के डेवलपमेंट के लिए। ये थे एससीज। अब देखते हैं एसटीज का। इनका भी रिजर्वेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, एससीज के जैसे ही एसटीज को भी रिजर्वेशन पॉलिसी से बेनिफिट है, एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो पाए और एक्सेस हो पाए अपॉर्चुनिटीज। ट्राइबल सब प्लान डेडिकेटेड प्लान है वेलफेयर के लिए एसटीज के, जो उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है और किसके थ्रू करता है, जो टारगेट के उस पे जो इनको एलोकेशन किए जाते हैं स्टेट प्लान के अंदर, उसमें। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट राइट्स और जो ऑक्यूपेशन है एसटीज की और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, इंश्योर करना है कि उनकी जो राइट है ओवर फॉरेस्ट लैंड उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट्स का एसटीज का और जो बाकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके जैसे। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट एसटी को उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थ्रू वेरियस इकोनॉमिक स्कीम। तो जो ये सारे प्रावधान किए गए हैं, इनका बेसिक एम है ब्रिज करना, एक गैप कम करना, सोशो इकोनॉमिक गैप्स हैं वो कम करना, प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा कि वो भी शामिल हो डेवलपमेंट में, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनके जो राइट्स हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के उनको प्रोटेक्ट करना, उनका जो है एक जुड़ाव जो है मेन स्ट्रीम में उसको लाना, उनकी खुद की अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है जो बिल्कुल अलग है उसको प्रिजर्व करते हुए, संरक्षित करते हुए, और साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, चल भी रहे हैं, बहुत कोशिशें भी करी जा रही हैं इफेक्टिव तौर पे इन सब चीजों को लागू किया जाए और उससे जो है जो ट्राइबल्स हैं या जो एससी एसटीज हैं उनका भला हो सके। इसमें जो है लगातार चेंजेस किए जाते हैं, बेटरमेंट और सोचा जाता है ताकि उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट हेल्प प्रोवाइड की जा सके। फिर आता है आपका सिक्स्थ रोल, क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसा रीजनल डेवलपमेंट को क्रिएट करने में जो कि एड्रेस करता है स्पेसिफिक नीड्स को और चैलेंजेस जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उनको कंट्री के अंदर। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि कोऑर्डिनेट करना, इम्प्लीमेंट करना अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोल जो डेवलपमेंट एजेंसीज का है वो क्या है। जैसे लोकलाइज डेवलपमेंट प्लान, ये बेसिकली फॉर्मुलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं डेवलपमेंट प्लान जो कि खास तौर से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो डिस्ट्रिक्ट की है उसके लिए बनाए गए। सोशो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप होता है उसकी एक तरह से ये लोग जांच करते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट के लिए मेन प्रायोरिटी है हमारी और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं ताकि लोकल चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। रिसोर्स एलोकेशन और यूटिलाइजेशन, डीडीए जो है वो इन्वॉल्व है एलोकेशन में, यूटिलाइजेशन में, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ताकि डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको क्या कहते हैं कर सकते। इंश्योर करते हैं कि जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो जो भी अलग अलग नीड्स है लोकल पॉपुलेशन की उनको पूरा करने में इस्तेमाल हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्राइमरी रोल जो डीडीए का है वो प्लान करना है, ये देखना है कि डेवलपमेंट जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो हो, जैसे रोड्स बने, ब्रिज, हेल्थ केयर फैसिलिटी, वाटर सप्लाई सिस्टम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर आता है कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। डीडीए जो है एक इंटरमीडिएरी के तौर पर एक्ट करता है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज के बीच में, इंश्योर करता है कि एक बिना किसी प्रॉब्लम के जो कोऑर्डिनेशन है लागू करने में नेशनल और स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सही से हो जाए। एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर, डीडीए जो है ज्यादातर फोकस करता है उन इनिशिएटिव्स पर जो प्रमोट करते हैं सोशल वेलफेयर, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, विमेन और चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में जो कि मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रूरल डेवलपमेंट में इसका काम है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनका मेन है एम है अपलिफ्ट करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रूरल एरियाज के अंदर, उनको जो है ये एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस क्या हो रही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की डिस्ट्रिक्ट के,
इंश्योर करता है कि वो अलाइन करें जो हमारे प्री डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ। रेगुलर तौर पे इवैल्यूएशन करना, जो भी चैलेंजेस हैं उनको पहचान कर उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज को जो है एडजस्ट करना ताकि ज्यादा बेटर आउटकम हो पाए। एट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। वो एरियाज, ऐसे रीजन्स जो नेचुरल डिजास्टर्स खास तौर से वहां पर बहुत ज्यादा होते हो, तो ऐसे में डीडीए जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मुलेट करने में, इंप्लीमेंट करने में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को, जिससे कम से कम रिस्क इन्वॉल्व हो और जैसे ही कोई इमरजेंसी हो उसमें बहुत क्विकली जो है उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया जा सके। फाइनली आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये कोशिश करता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा इजीली हो पाए। एनकरेज करता है लोकल कम्युनिटीज को कि आप भी योगदान दें, ओनरशिप लें डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज बहुत एसेंशियल होती हैं, जो कि एक क्या कहना चाहिए ऐसी एंटिटीज हैं, ऐसे यूनिट्स हैं जो एक तरह से गैप नेशनल पॉलिसीज और लोकल नीड्स के बीच में कम करने का काम करते हैं। अब आता है आपका थर्ड पार्ट। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको जवाब देना। डेवलपमेंट क्या है? हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव और सस्टेन ग्रोथ जो है होनी चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होने चाहिए इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में सोसाइटी के और इंडिविजुअल। ये क्या शामिल करता है अपने अंदर? वेलबींग में बढ़ोतरी, मौके ज्यादा से ज्यादा मिलना और ओवरऑल बेटरमेंट लिविंग कंडीशंस। प्लानिंग कमीशन को रिमूव क्यों किया गया? प्लानिंग कमीशन इसलिए रिमूव किया गया 2014 में ताकि जो प्रोसेस है इकोनॉमिक प्लानिंग का उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा सके, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो जोर दे रही थी एक बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और कोऑपरेटिव अप्रोच के लिए, ताकि डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके लिए वो लेके आई इंस्टीट्यूट ऑफ नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो कदम था इसका मेन एम था क्रिएट करना ज्यादा डायनामिक और इंक्लूसिव मॉडल प्लानिंग का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन हो सके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और साथ ही साथ इंक्रीज किया जा सके इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट्स का, स्टेक होल्डर्स का पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। फिर सेम वही क्वेश्चन दूसरा बार रिपीट किया गया कि नीति आयोग क्यों बनाया गया? नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए। एम था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज्यादा बढ़ाना, प्रमोट करना इनोवेशन को, अडॉप्ट करना एक फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव अप्रोच ताकि एड्रेस कर सके अलग अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो स्टेट्स और सेक्टर्स में आते हैं। ये इन्वॉल्व करता है स्टेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एनकरेज करता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और फैसिलिटेट करता है पॉलिसी इनिशिएटिव्स को ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करे इकोनॉमिक रियलिटी के साथ। वुमेन डेवलपमेंट क्या है? इंटेंशनल और कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स हैं जिसका मेन काम होता है एम्पावर करना, इंप्रूव करना स्टेटस, वेलबींग और अपॉर्चुनिटीज विमेन के लिए अलग अलग स्फीयर्स में, जिसमें आपका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सोशल पार्टिसिपेशन शामिल है। मेन पर्पस क्या है? जेंडर इक्वालिटी को हासिल करना और प्रमोट करना उनका ओवरऑल एडवांसमेंट। विमेन एम्पावरमेंट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विमेन को आप नॉलेज, स्किल और रिसोर्स जो है वो देते हैं, और एजेंसीज जो हैं वो उनको मदद करती हैं कि आप अपनी इंडिपेंडेंट खुद चॉइस कर पाए, कंट्रोल अपनी जिंदगी पे खुद कर पाए, पूरी तरह से हिस्सा ले पाए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर्स में, जिसमें मेन आपका अल्टीमेट गोल क्या है? जेंडर इक्वालिटी हासिल करना और जो सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको खत्म करना। क्योंकि हम इस चैप्टर में यही चीजें जो है कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी में आपको बताया है। अब लास्ट फाइनल है कि करेक्ट ऑप्शन बताना है और जो भी आपका इसमें ऑप्शन है उसको बताना है। प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1950 में। नीति आयोग कब एस्टैब्लिश हुआ? 2015 में। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट में आपके सब आते हैं, वुमेन को फिजिकली स्ट्रांग बनाना, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो देना, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहां पर वुमेन जो अपने खुद के लिए लड़ पाए। कौन सी कमीशन जो है अपॉइंट करी गई थी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए? वो थी कालेलकर कमीशन।
कौन सी कमीशन को अपॉइंट किया गया था अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल लेवल पे? वो थी भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन। किस कमीशन को अपॉइंट किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए? वो थे दिलीप सिंह भूरिया कमीशन। तो ये जो है आपका चैप्टर था जिसमें हमने सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ।